वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन एक्ट। तो देखिए, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हर प्रोविज़न को, क्योंकि हमें अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। और जो भी डीजेएस या एमपीसीजे दे रहे हैं उन्हें लिमिटेशन के बारे में एक फेयर आइडिया तो होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हर सेक्शन से, वो एरिया कवर करेंगे सेक्शन का, और उन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को ही कवर करेंगे जो आते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। आपको इतने कम टाइम में एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगा कि लिमिटेशन को कैसे हमें पढ़ना है जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स मिले। चलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963, देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसीमा अधिनियम। अब ये मैंने हिंदी ट्रांसलेशन क्यों बताया, क्योंकि एमपीसीजे में जब मेंस होती है आपकी तो ट्रांसलेशन आता है। तो चलिए साथ साथ में ये बता दिया मैंने, ध्यान रखिएगा कि लिमिटेशन को कहते हैं परिसीमा हिंदी में। कब फोर्स में आया ये? 1 जनवरी 1964 को। कितने पार्ट्स हैं इसमें? 5 पार्ट्स हैं। जैसे कि चैप्टर्स होते हैं ना एक्ट्स में, वैसे इसमें पार्ट्स हैं। टोटल 5 पार्ट्स हैं। शेड्यूल कितने हैं? एक शेड्यूल है जो कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन नाम से जाना जाता है। इसके बाद सेक्शंस कितने हैं? सेक्शंस हैं 31। जो 32nd वाला सेक्शन है वो रिपील्ड है, तो 31 सेक्शंस हुए। तो चलिए एक्ट शुरू करने से पहले देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप नहीं डाउनलोड किया है या नहीं उसको सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से जाके इनरोल कीजिए। यूज़ कीजिएगा कोड लॉसिफाइड, क्योंकि बहुत सारी लाइव क्लासेस हो रही हैं अनअकैडमी पे, वो भी फ्री लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो अगर अभी इतनी सारी एग्जामिनेशंस और आप उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं तो दैट्स अ लॉस। और सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो बहुत ही बेनिफिट्स हैं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, मेंटोरशिप, और सबसे बेहतरीन सीरीज़ जो अभी राइट नाउ चल रही है ना वो है डीजेएस स्पेशल मैराथन सीरीज़। उसमें बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से डीजेएस के लिए पढ़ाएंगे, तैयार कर रहे हैं आपको। तो अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से इनरोल कीजिए, और सब्सक्रिप्शन लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको लाइव मेंटोरशिप मिलने वाली है। आप रेज़ कर सकते हैं हैंड्स, जो फीचर्स हैं वो सारे अवेलेबल होंगे। आप डाउट क्लियर कर सकते हैं हैंड्स रेज़ करके। लेक्चर्स जो हैं वो बाद में भी आप अटेंड कर सकते हैं सेव करके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। साथ ही देयर इज़ एक्सेलरेट 4.2 एंड चैलेंजर सीरीज़ गाइस। उसमें क्या होगा ना, आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे और साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसमें एनरोल करना है तो भी क्या करेंगे आप? कोड यूज़ करेंगे लॉसिफाइड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी को नहीं सब्सक्राइब किया है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स, तो जल्दी से जाके यूट्यूब, टेलीग्राम, सभी हैंडल्स पर अनअकैडमी को फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्ट। सबसे पहला देखिए सेक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि कब फोर्स में आया ये एक्ट। तो कब आया हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, 1 जनवरी 1964। उसके बाद डेफिनेशंस पे आते हैं। तो देखिए डेफिनेशंस में 2A जो है ये रफली आप पढ़ सकते हैं, उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आप पढ़ सकते हैं कि एप्लीकेंट कौन कौन होता है। तो ये 3 बातें दे रखी हैं, या पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो सेक्शन 2B है और सेक्शन 2L है उनको साथ में पढ़िए, क्योंकि इससे जब MCQ बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 2B में दिया है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में पिटीशन भी आता है। और इसके बाद मैंने क्या बोला था, 2L पढ़ेंगे हम। तो 2L में क्या दिया हुआ है? सूट। सूट में क्या नहीं आता? देखिए सूट में क्या नहीं आता? अपील नहीं आती, एप्लीकेशन नहीं आती। तो इस टाइप के MCQ आते हैं कि किसमें क्या है, किसमें क्या नहीं है। तो याद रखिए सेक्शन 2B इज़ एप्लीकेशन, सेक्शन 2B इज़ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटीशन। और 2L में क्या है? सूट, एंड सूट डज नॉट इंक्लूड अपील और एप्लीकेशन। तो इससे MCQ बनते हैं, इसके कंटेंट से बनते हैं। सेक्शन नंबर उतना नहीं आता बट कंटेंट आता है। इसके बाद आप बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2C में दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या आता है? चेक भी आता है, हुंडी भी आता है। इसके बाद ईजमेंट, 2F में ईजमेंट दिया हुआ है, इसका भी सेक्शन नंबर याद रखिए कि 2F में ईजमेंट दिया हुआ है। इसके बाद 2H है गुड फेथ। गुड फेथ में एक कीवर्ड याद रखिए, गुड फेथ यानी ऐसा कोई भी काम
जो कैसे किया गया है, ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किया गया है। जो भी काम ड्यू केयर और अटेंशन के साथ नहीं किया जाएगा उसे गुड फेथ में किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो 2H गुड फेथ, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2J, इसमें देखिए सेक्शन नंबर नहीं आता, बट ऐसे क्वेश्चन आता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, वो पूछते हैं आपसे मल्टीपल चॉइस में। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी ऐसा पीरियड जो कि शेड्यूल में प्रोवाइडेड है, यानी जो आपका फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है उसमें जो भी पीरियड है, जो भी डिफाइंड पीरियड है, उसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होगा? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड वो पीरियड होगा जो पीरियड हम कंप्यूट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी आगे हम पढ़ते हैं ना कितना पीरियड हटाना है लिमिटेशन से, कितना पीरियड ऐड करना है, तो वो जो कंप्यूटेशन पढ़ेंगे हम, वो कंप्यूटेशन कहलाता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। और जो शेड्यूल में ऑलरेडी डिफाइंड पीरियड है वो कहलाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, इस कंटेंट से भी आता है मल्टीपल चॉइस में। इसके बाद ये 2M टॉट और 2N ट्रस्टी, इसमें भी आपको सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन नंबर किस में याद करेंगे? सेक्शन 2C में याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड है। उसके अलावा बाकी ऐसे सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। गुड फेथ का याद रख लीजिए, 2H में गुड फेथ दिया हुआ है। इसके बाद टॉट मतलब क्या होता है? कोई भी सिविल रॉन्ग जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। ट्रस्टी कौन होता है? अब देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है। डज नॉट इंक्लूड, ट्रस्टी में कौन कौन नहीं आता है? तो आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से 3 तो यही होंगे जो दिए हुए हैं कि कौन कौन नहीं आता, एक कुछ अलग ऑप्शन होगा और आपको जो ऑड वन आउट है वही सिलेक्ट करना होगा। तो क्या क्या नहीं आता ट्रस्टी में? बेनामीदार नहीं आता। बेनामीदार कौन होता है? जिसके नाम पर आपने पढ़ा होगा, बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा ही होगा, तो बेनामीदार आप जानते होंगे। तो ट्रस्टी में बेनामीदार नहीं आता है। ऐसा कोई मॉर्गेज नहीं आता है जो कि अभी भी पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, जबकि उसका मॉर्गेज ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुका है, इसके बाद भी वो अगर पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, तो ऐसा मॉर्गेजी ट्रस्टी नहीं है। और ना ही ऐसा पर्सन ट्रस्टी है जिसके पास कोई टाइटल नहीं है बट स्टिल वो किसी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजीशन में है। इन 3 तरीके के लोगों को ट्रस्टी नहीं माना जाता है। चलिए अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। देखिए लिमिटेशन में हम कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी इतने कम सेक्शंस हैं, तो हम हर सेक्शन से बस वो पार्ट डील करेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सेक्शन 3 आ गया, बार ऑफ लिमिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बोला है इसमें? जो आपकी एप्लीकेशन होगी, अपील होगी या सूट होगा, वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में ही होना चाहिए, और अगर वो नहीं है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में तो वो डिसमिस हो जाएगा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है? ये बात है कि भले ही डिफेंस ना सेटअप हुआ हो, इसका अर्थ ये है कि सामने वाली पार्टी मान लीजिए लिमिटेशन पीरियड के बाद सूट फाइल करती है या अपील और एप्लीकेशन लाती है, और जो दूसरी पार्टी है वो इस बात पर डिस्प्यूट नहीं करती है, वो नहीं बोलती कि आप लिमिटेशन पीरियड के बाद आए हैं तो आपका सूट मेंटेनेबल नहीं है। भले ही वो ऐसा क्लेम ना करे, पर ये कोर्ट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोर्ट लिमिटेशन पीरियड पे ध्यान देगा, भले ही वो एज ए डिफेंस सेटअप ना किया गया हो। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। ये पूछा जाता है कि बताइए, मान लीजिए लिमिटेशन को डिफेंस नहीं रखा तो भी क्या लिमिटेशन पे ध्यान दिया जाएगा? क्या इस चीज़ को पिक्चर में खुद से देखा जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल देखा जाएगा। कोई भी सूट इंटरटेन या मेंटेनेबल है कि नहीं, ये समझने के लिए देखना पड़ेगा, भले ही सामने वाली पार्टी ने ना क्लेम किया हो तो भी। अब सूट कब इंस्टीट्यूट होता है? किसी भी ऑर्डिनरी केस में जब प्लेंट प्रेजेंट की जाती है प्रॉपर ऑफिसर को, तब सूट इंस्टीट्यूट होता है। अब पॉपर के केस में क्या होता है? पॉपर यानी इंडिजेंट पर्सन जो होता है, उसके केस में क्या होता है? जब वो एप्लीकेशन देता है कि उसे इन द कैपेसिटी ऑफ पॉपर सू करने दिया जाए, तो वो जो एप्लीकेशन की डेट होती है तब से उसका सूट इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। इसके बाद कोई ये इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी के अगेंस्ट आपने क्लेम भेजा है जो कि कोर्ट के द्वारा वाइंड अप होने वाली है, तो उसका कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है? जब क्लेमेंट
अपना क्लेम सबसे पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजता है। तो जब पूछे आपसे कि क्लेमेंट का सूट कब इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, तो तब माना जाएगा जब वो सबसे पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपना क्लेम भेजता है। फिर इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटर क्लेम कब सेटअप माना जाता है और सेट ऑफ कब माना जाता है। तो देखिए, सेट ऑफ के मामले में क्या होता है, सेट ऑफ की डेट कब मानी जाएगी, कब से सेट ऑफ को गिना जाएगा कि हाँ भाई इस टाइम से सेट ऑफ अप्लाई हुआ है। उस डेट से जब सेट ऑफ को उस डेट से जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ है जिसमें सेट ऑफ प्लीड किया गया हो। देखिए, सेट ऑफ बाद की स्टेज में भी प्लीड हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि जब वो प्लीड हुआ तब उसको इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, कि जब वो केस स्टार्ट हुआ जिसमें सेट ऑफ प्लीड किया गया है तब से उसे माना जाएगा। तो देखिए, सेट ऑफ चाहे कभी भी केस में प्लीड किया हुआ आपने, वो केस जब इंस्टीट्यूट हुआ था उसी डेट से सेट ऑफ को भी माना जाएगा। बट ऐसा काउंटर क्लेम में नहीं होता। काउंटर क्लेम की डेट तब से मानी जाती है जिस पॉइंट ऑफ टाइम में काउंटर क्लेम के लिए आपने दावा किया हो कोर्ट में। उसको उस डेट से नहीं माना जाता जब से केस इंस्टीट्यूट हुआ हो, उसको उस डेट से माना जाता है जब वो प्लीड किया गया हो। बट सेट ऑफ के साथ ऐसा नहीं है। सेट ऑफ को तभी से इंस्टीट्यूटेड मानते हैं जब जिस केस में आपने वो प्लीड किया वो केस शुरू हुआ था। चलिए, ये हो गया। इसके बाद इससे बस ये सवाल बनता है कि मान लीजिए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऐसे दिन ख़त्म हो रहा है जब कोर्ट क्लोज़ है, तो क्या करा जाएगा उस दिन। तो बस इसका आंसर इतना है, जब कोर्ट वापस रीओपन होगा, जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा उस दिन माना जाएगा। अब इसके बाद यहाँ एक्सटेंशन पे ध्यान दीजिए कि जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होता है लिमिटेशन का, वो कब एक्सटेंड हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ये बातें ध्यान रखिएगा कि किस सेक्शन में सूट की बात की गई है, किस सेक्शन में अपील की बात की गई है, किस सेक्शन में एप्लीकेशन की बात की गई है और किस सेक्शन में ऑर्डर 21 के रिगार्डिंग बात की गई है, ये आ जाता है। तो सेक्शन 5 में किसके रिगार्डिंग बात हुई है, सिर्फ अपील और एप्लीकेशन के बारे में। यानी जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है वो एक्सटेंड हो सकता है अपील और एप्लीकेशन के मामले में। सूट के मामले में नहीं लिखा है। देखिए, सूट आए तो नहीं अपने ऑप्शन पे क्लिक करना है, किस पे करना है, अपील या एप्लीकेशन जो होता है उसमें एक्सटेंड हो सकता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और इसमें एक और चीज़ एक्सक्लूडेड है सूट के अलावा। क्या एक्सक्लूडेड है, कोई भी एप्लीकेशन जो ऑर्डर 21 ऑफ CPC में है उस एप्लीकेशन पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। यानी ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन और सूट को छोड़ के अपील और एप्लीकेशन के केस में प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड हो सकता है। कब हो सकता है एक्सटेंड, जब आपके पास सफिशिएंट रीजंस हों। सफिशिएंट रीजंस कब माने जाएंगे, मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट है जिसके कारण जो एप्लीकेंट है या एपिलेंट है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड नहीं कंप्यूट कर पाया है, तो वो सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। इसके बाद सेक्शन 6 में क्या दिया हुआ है, लीगल डिसेबिलिटी। देखिए, सेक्शन 6 में सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि लीगल डिसेबिलिटी किस चीज़ों को माना गया है। अगर कोई पर्सन माइनर है, इंसेन है या इडियट है। देखिए, कई बार इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, इलनेस आ जाता है, पॉवर्टी आ जाता है आपको MCQ में, तो आपको ये ऑप्शंस अवॉइड करने हैं। तो लीगल डिसेबिलिटी में क्या क्या आता है ज़रूर ध्यान रखिएगा, माइनर, इंसेन और इडियट। अब अगर कोई पर्सन ऐसी लीगल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है तो क्या होगा कि वो क्या कर सकता है, सूट या एप्लीकेशन दे सकता है। किस पीरियड में, मान लीजिए जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो गई, उसके बाद उसको जब जनरली जो पीरियड मिलता अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल में पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया है ना, उस वही पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो उसे मिलता वो मिलेगा जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी उसके बाद। अब देखिए, ये सेक्शन किस किस पे अप्लाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये किस पे अप्लाई होता है, सूट पे और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री। सेक्शन 5 किस पे होता था, हमने अभी देखा, अपील पे और एप्लीकेशन पे। बट कौन सी एप्लीकेशन नहीं आती थी उसमें, ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन नहीं थी और सूट भी नहीं था। बट सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 6 में सूट है और क्या है, एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, बट इसमें अपील नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आ जाती हैं इस टाइप के ऑप्शंस, आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या हुआ है कि मान लीजिए कि कोई 2 डिसेबिलिटी है किसी की, तो जब दोनों डिसेबिलिटी उसकी
ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो उसको पीरियड मिलना चाहिए वो पीरियड मिलेगा। इसके बाद अगला क्या है कि मान लीजिए किसी की डिसेबिलिटी ऐसी है जो डेथ तक एक्सटेंड हो रही है, तो उसकी डेथ के बाद उसको जितना टाइम मिलता उतना ही टाइम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। उसके बाद मान लीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तो सबसेक्शन 1 और 2 ही अप्लाई होंगे। जो कि नॉर्मल पर्सन पे अप्लाई होते हैं वैसे ही उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर भी अप्लाई होंगे। उसके बाद सबसेक्शन 5 में क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होने के बाद जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उतना ही टाइम मिलेगा जितना उस पर्सन को मिलता बचा हुआ अगर उसकी डेथ नहीं हुई होती तो। अभी एक्सप्लेनेशन ध्यान रखिएगा कि माइनर क्या इंक्लूड करता है। माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द होम। इसके बाद सेक्शन 7 क्या है, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन्स। अब देखिए इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 7 में, यहाँ पर बस ये बात लिखी है कि मान लीजिए कि बहुत सारे पर्सन्स हैं जो जॉइंटली इंटाइटल्ड हैं किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है उसको देने के लिए जॉइंटली इंटाइटल्ड है, और उसमें से कोई एक इंसान डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तो क्या टाइम सबके अगेंस्ट रन करेगा? टाइम रन करना यानी टाइम शुरू हो जाएगा क्या लिमिटेशन का? तो इसमें सीधी सी इतनी बात कही है, लैंग्वेज आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है इसलिए मैं सामान्य भाषा में आपको बता देती हूँ। इसमें सिर्फ इतनी बात कही गई है कि मान लीजिए 4 लोग हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। 4 लोग हैं, उसमें से ये होता है कि चारों लोग जॉइंटली एंटाइटल्ड हैं। अब उसमें से कोई एक डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, तो अगर सूट का नेचर ऐसा है कि बिना बाकियों के कॉन्करेंस के यानी बिना सबके कॉन्करेंस के भी सूट या एप्लीकेशन दायर की जा सकती है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन सबके अगेंस्ट रन करना शुरू हो जाएगा। पर मान लीजिए ऐसा है कि नहीं, चारों को होना ज़रूरी है, चारों की कॉन्करेंस ज़रूरी है सूट या एप्लीकेशन के लिए, तो फिर तभी पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना शुरू होगा, तब जब या तो डिसेबिलिटी सीज हो जाए या फिर चारों में से कोई एक मतलब ऐसा हो जाए कि चारों की कॉन्करेंस ज़रूरी ना हो। जब ये कंडीशन फुलफ़िल होगी तभी पीरियड ऑफ लिमिटेशन सबके अगेंस्ट रन करना शुरू करेगा। अब सेक्शन 8 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 8 में एक्सेप्शन है। किसके एक्सेप्शन? सेक्शन 6 और 7 की। जो हमने भी लीगल डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा वो सेक्शन 6 और 7 नहीं अप्लाई होते हैं कुछ लोगों के केस में। इससे क्वेश्चन बनता है कि किसके केस में नहीं अप्लाई होते हैं। किसके केस में नहीं अप्लाई होते? ऐसा कोई सूट जो प्रीएम्पशन के राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए लगा हो उस पर अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 6 और 7। और मान लीजिए जब किसी की डेथ या फिर डिसेबिलिटी रुक जाने के बाद यानी इफ़ देयर इज़ अ सेसेशन ऑफ द डिसेबिलिटी और द डेथ ऑफ ए पर्सन, उसके 3 साल के बाद नहीं एक्सटेंड होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी एक्सटेंड होने की भी एक लिमिट है। तो कोई पर्सन की अगर डेथ हो गई है और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेस करना चाहता है या फिर जो डिसेबिलिटी है वो सीज़ हो चुकी है और उसके बाद पर्सन क्लेम करना चाहता है तो भी उसके पास 3 साल का वक्त है, उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसके बाद सेक्शन 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर के हिसाब से। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए टाइम एक बार रन करना शुरू कर गया, लिमिटेशन पीरियड एक बार लगना शुरू हो गई, तो कोई भी सब्सिक्वेंट यानी बाद में होने वाली डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी नहीं स्टॉप करेगी सूट या एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट होने के लिए। अब इसमें बस एक एक्सेप्शन है, ये देखिए, ये एक्सेप्शन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा जल्दी चलेंगे फास्ट क्योंकि सब ऐसे पढ़ाने लगेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है? सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसमें बेसिकली ये है कि सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज़ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इज़ नॉट बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। उसके बाद सेक्शन 11 में क्या दिया हुआ है? सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। तो देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन नहीं है बट आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट ख़त्म हो जाते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिगार्डिंग कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पर हम पूरा बेसिकली यही पढ़ेंगे कि कब कब पीरियड ऑफ लिमिटेशन में से कौन कौन सा ऐसा पीरियड है जो एक्सक्लूड किया जाता है। अब सेक्शन 12 में क्या क्या ज़रूरी है? सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप पीरियड कंप्यूट करेंगे सूट का, अपील का या एप्लीकेशन का,
तो जिस डे से ऐसा पीरियड रेकन हो रहा है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जजमेंट जब प्रनाउंस होता है तो वो दिन और साथ ही साथ ऐसा टाइम जो कि डिक्री की कॉपी लेने के लिए, डिक्री सेंटेंस या ऑर्डर जिसके भी अगेंस्ट आप अपील या रिव्यू फाइल करना चाहते हैं, उसकी कॉपी लेने में आपको जितना टाइम लगता है और जिस दिन जजमेंट प्रनाउंस हुआ था उसका दिन, ये सब एक्सक्लूड किया जाता है। आगे भी यही बात लिखी हुई है। उसके बाद पॉइंट 4 में क्या दिया हुआ है, जब आपको अवार्ड अगर सेटिसाइड करना है तो उसकी कॉपी लेने में आपको जितना टाइम लगा वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये बेसिकली इस पूरे इसमें आप इतना समझ लीजिए कि जो डे ऑफ द जजमेंट होता है और साथ ही में जो ऐसा टाइम है जो किसी भी अवार्ड की, डिक्री की या जजमेंट की, जिसके भी अगेंस्ट आपको अपील रिव्यू फाइल करना है, उसकी कॉपी लेने में आपको जितना टाइम लगा वो टाइम एक्सक्लूड होगा। बट इसमें एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है जो पूछी जाती है कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दी, किसके लिए दी एप्लीकेशन, डिक्री की कॉपी लेने के लिए या ऑर्डर की कॉपी लेने के लिए। अब उस एप्लीकेशन देने के पहले जो टाइम कोर्ट ने लिया डिक्री या ऑर्डर प्रिपेयर करने में, वो टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा। तो जब आपने एप्लीकेशन दी उसके बाद उन्हें जितना टाइम लगा वो टाइम ज़रूर एक्सक्लूड होगा, बट एप्लीकेशन के पहले वाला टाइम जो है जो कोर्ट ने लिया डिक्री या ऑर्डर की कॉपी मतलब डिक्री या ऑर्डर प्रिपेयर करने में, वो टाइम जो है वो नहीं कैलकुलेट होगा। सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन नंबर इम्पॉर्टेंट है 13 का भी 14 का भी। यहाँ से सेक्शन नंबर्स इम्पॉर्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ है कि जो पॉपर के केस है उसमें कब कब टाइम एक्सक्लूड होगा, कब नहीं होगा। तो मान लीजिए जब भी एप्लीकेशन दी आपने टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन या सू एज अ पॉपर, तो उसको मान लीजिए वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो जितने भी टाइम आपने गुड फेथ में वो एप्लीकेशन जो है वो प्रोसिक्यूट की है, उतना टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा। और अब अगर आप कोर्ट फ़ी दे देंगे तो ये माना जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, आपका सूट और अपील जो भी है, जो भी आपने फ़ाइल की है, वो आपने सही तरीके से शुरू में ही फ़ाइल कर दी थी। कब? जब आप गुड फेथ में, देखिए अगर आपने गुड फेथ में नहीं, गुड फेथ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लास्ट टाइम इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था एमपी में ही, कि अगर आपने जान करके, मान लीजिए आप नहीं है, आपको पता है आप प्रॉपर नहीं है, आपके पास सफिशिएंट मींस है, उसके बाद भी आपने फ़र्ज़ी ऐसे एप्लीकेशन डाल दी, तो ये सब आपने अगर किया है तो वो गुड फेथ में नहीं माना जाएगा। तो तब फिर आपका जो लिमिटेशन पीरियड है रन करेगा। फिर सेक्शन 14 में क्या बात की गई है, अब यहाँ पे बोनाफाइड वर्ड ध्यान रखिए कि ऐसा प्रोसीडिंग, मान लीजिए जब किसी आप कोई कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, उसमें आप कहीं प्रोसीडिंग चला रहे थे, फिर आपको पता चला रहे इस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो जितना पीरियड चला गया क्या वो एक्सक्लूड होगा? तो हाँ, वो एक्सक्लूड होता है, बट कुछ केसेस में। क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं? तो देखिए जो कंडीशंस होती हैं बेसिकली, अगर सूट के मामले में क्या कंडीशंस होती है, पहला तो ये कि आप ड्यू डिलिजेंस से प्रोसिक्यूट कर रहे हो पुराना वाला सूट जो आप गलत जगह कर रहे थे, वो आप ड्यू डिलिजेंस से कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो, साथ ही साथ वो सेम मैटर इन इशू पे हो। सेम मैटर इन इशू से अर्थ है कि अब जब आप नया सूट दायर कर रहे हैं तो जो आपका पुराना सूट होगा वो सेम मैटर इन इशू पे होना चाहिए, वो गुड फेथ में हो, वो ड्यू डिलिजेंस के साथ हो, और वो रिजेक्ट हुआ हो। क्यों रिजेक्ट हुआ हो? बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन और कॉज ऑफ ए लाइक नेचर। अब लाइक नेचर क्या होता है वो हम एक्सप्लेनेशन में आगे पढ़ेंगे। तो ये 2-4 कंडीशंस अगर फुलफ़िल होंगी तभी कोई सामने वाला जो है वो पुराना सूट अगर जो उसने कहीं और दायर कर रखा था, उसका जो लिमिटेशन उस पीरियड है उसमें वो पार्ट काउंट नहीं होगा। आगे भी सेम टाइप की कंडीशंस हैं फॉर एप्लीकेशन, और यहाँ पर देखिए ये सबसेक्शन 3 ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे भी कई बार सवाल बनते हैं। अब यहाँ पर कॉज ऑफ ए लाइक नेचर क्या होता है, देखिए यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन्ड है। अगर मान लीजिए मिसजॉइंडर है पार्टीज़ का या कॉज ऑफ एक्शन का, तो उसे भी यही माना जाएगा कि दे आर कॉज ऑफ ए लाइक नेचर विथ जुरिस्डिक्शन। डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी जुरिस्डिक्शन का डिफेक्ट है, वैसा ही डिफेक्ट मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज़ या मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का माना जाएगा। इसके बाद 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन अदर केसेस। अदर केसेस कौन से केसेस? मान लीजिए कि कोई इंजंक्शन हो गया
तो इंजंक्शन वाला पीरियड होगा कि नहीं सेट असाइड। इसके बाद अगला दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा सूट है जिसके लिए प्रीवियस कंसेंट चाहिए या सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का, तो टाइम एक्सक्लूड होगा कि नहीं होगा। इसके बाद मान लीजिए रिसीवर अपॉइंट हुआ है, इंटरिम रिसीवर अपॉइंट हुआ है, तो कितना टाइम जो है वो लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड किया जा सकता है। इसके बाद दिया हुआ है कि जो परचेज़र है, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जिसने परचेस किया हो, कुछ भी सेल चल रही हो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की और उसमें वो परचेज़र हो, तो उसका लिए क्या टाइप पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है कि जब डिफेंडेंट एब्सेंट हो इंडिया से तो वो पीरियड भी एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये चारों पांचों जो फैक्टर्स हैं वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद 16 में क्या है, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ द राइट टू सू। तो इसमें बेसिकली यही बात है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब शुरू होता है, मान लीजिए जब जिसके जो एप्लीकेंट था या जो खुद इंस्टीट्यूट कर सकता था सूट, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो राइट आता है, तो कौन वो राइट मतलब यूज़ कर सकता है। तो कब से शुरू होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ऐसा जो डेथ जिसकी हो गई है उस पर्सन के बिहाफ पर सूट इंस्टीट्यूट कर पाए। तो जब ऐसा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा तब वहाँ से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा। पर देखिए यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप ध्यान रखिए, जो सबसेक्शन 3 में दिए हुए हैं। एक्सेप्शन क्या है कि ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं होगा 1 और 2 में। किस पर अप्लाई नहीं होगा, ऐसा कोई सूट है जो प्रीएम्पशन के राइट को इन्फोर्स करने के लिए है, या फिर ऐसी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए है, या फिर हेरिडिटरी ऑफिस के पोजेशन के लिए है, तो इन 3 केसेस में सबसेक्शन 1 और 2 अप्लाई नहीं होगा। कौन कौन से 3 केसेस, नथिंग इन सबसेक्शन 1 और 2 अप्लाइज टू एनी सूट, फर्स्ट टू इन्फोर्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, सेकेंड फॉर द पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड फॉर अ हेरिडिटरी ऑफिस। इन 3 केसेस में सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 और 2 अप्लाई नहीं होते हैं। अब इसके बाद अगला क्या है कि इफ़ेक्ट ऑफ ए फ्रॉड और मिस्टेक। फ्रॉड और मिस्टेक का क्या इफ़ेक्ट होगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है या किसी सूट में या एप्लीकेशन में, जो सूट और एप्लीकेशन है वो डिफेंडेंट के फ्रॉड पर बेस्ड है, या फिर आपके पास नॉलेज होना चाहिए था टाइटल का या आपके राइट का जो आपसे कंसील किया गया, या फिर आप रिलीफ चाहते हैं सूट और एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं फॉर द रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिस्टेक, या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो आपका राइट इस्टेब्लिश करने के लिए नेसेसरी है वो फ्रॉडुलेंटली आपसे कंसील किया गया है। तो इन सभी केसेस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब तक बिगिन नहीं होगा जब तक जो प्लेंटिफ है वो डिस्कवर नहीं कर लेता डिफेंडेंट का फ्रॉड, या फिर डिस्कवर नहीं कर लेता वो कंसील्ड डॉक्यूमेंट। और लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक तो एक्चुअल डिस्कवरी हो गई, और दूसरा विद रीजनेबल डिलीजेंस वो या तो डिस्कवर कर लेता। इसका अर्थ ये हुआ कि कब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू नहीं होगा, तब तक तो नहीं होगा जब तक उसने खुद डिस्कवर ना किया हो। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत नेग्लिजेंट हो प्लेंटिफ, उसके सामने सारी बातें हो फिर भी वो ना देखना चाह रहा हो। तो ये बात भी कोर्ट ने मद्देनज़र रखी है और कहा है कि रीजनेबल डिलीजेंस से अगर फ्रॉड या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो कंसील्ड है वो पता किया जा सकता है तो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि किस किस मामले में नहीं होगा। अब मान लीजिए फ्रॉड के केस में किसी ने वैल्यूएबल कंसिडरेशन में वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली हो जिसको कोई आइडिया ही नहीं हो फ्रॉड का, तब वो इंसान के पास अब लॉस हो जाएगा ना। अगर फेवर में चला गया प्लेंटिफ के डिसीज़न और डिफेंडेंट ने मान लीजिए फ्रॉड किया था प्लेंटिफ के साथ, बट अब वो प्रॉपर्टी उसने किसी थर्ड पर्सन को बेच दी जिसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन में ख़रीदी है और जिसे फ्रॉड का कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे इंसान के साथ फिर गलत हो जाएगा अगर प्लेंटिफ को वो प्रॉपर्टी बाद में दे दी गई तो यही कुछ कंडीशंस है जो वहाँ पर दी गई है। इसके बाद सबसेक्शन 2 में एक बात ध्यान में रखने की है। क्या बात ध्यान में रखने की है कि जो एप्लीकेशन है, सॉरी हम पहले ऊपर से पढ़ेंगे इस सेक्शन को। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई जजमेंट डेटर है, मान लीजिए वो फ्रॉड या फोर्स के कारण प्रिवेंट किया गया है
डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए, मैं डिक्री को एग्जीक्यूट कराना था मान लीजिए, और सामने वाला डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाया जिसके फेवर में डिक्री है। क्यों नहीं एग्जीक्यूट करा पाया? क्योंकि फ्रॉड और फोर्स यूज़ किया गया था। तो क्या हो सकता है, जजमेंट डेटर ने अगर फ्रॉड या फोर्स यूज़ करके जजमेंट क्रेडिटर को नहीं एग्जीक्यूट करने दी डिक्री, तो जजमेंट क्रेडिटर एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को और बोल सकता है कि आप प्लीज़ मेरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड कीजिए। बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब मान लीजिए जजमेंट क्रेडिटर को पता चल गया कि फ्रॉड या फोर्स यूज़ हुआ है, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में। अगर वो खुद नेग्लिजेंट है अपने राइट्स को लेके, उसको पता चल गया कि हाँ मैं इस कारणों से रोका जा रहा हूँ डिक्री एग्जीक्यूट करने से, फिर भी वो आराम से कुछ नहीं कर रहा है और 3-4 साल बाद कोर्ट जा रहा है और बोल रहा है मुझे रोका गया था, तो कोर्ट कहेगा आपको पता था तो आपको 1 साल के अंदर आना चाहिए था ना बोलने कोर्ट में। अब आप 4 साल के बाद अपने राइट्स को लेकर जागेंगे तो हम नहीं आपको रिलीफ दे पाएंगे। तो ये वाली बात यहाँ पर दी हुई है। फिर ये सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा लिमिटेशन में हर सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, बस हमें ये समझना है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। अब इसमें ये याद रखिएगा कीवर्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। एक्नॉलेजमेंट कब किया जा सकता है? क्वेश्चन में आता है कि एक्नॉलेजमेंट क्या आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जब ख़त्म हो गई तब भी किया जा सकता है क्या? नहीं, जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हुई ना हो उसके पहले एक्नॉलेजमेंट होगा। कैसे होगा? राइटिंग में होगा। किस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट होगा? पहले किस चीज़ के रिस्पेक्ट में होगा? कोई भी प्रॉपर्टी या राइट है उसके रिस्पेक्ट में एक एक्नॉलेजमेंट है, ये मान लिया गया है। किस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट है? लायबिलिटी का। किसी भी प्रॉपर्टी या राइट के रिस्पेक्ट में अगर कोई इंसान राइटिंग में साइन कर दे और बोले कि हाँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ दैट दिस इज़ माई लायबिलिटी, तो एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन होता है। कब से बिगिन होता है? जब वो एक्नॉलेजमेंट साइन किया गया हो तब। और वो कब राइटिंग में साइन होना चाहिए? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है? इसके बाद दिया हुआ है कि मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट में कोई डेट नहीं दी हुई है, तो आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि वो कब साइन की गई थी, बट आप उसके कंटेंट को लेके कोई ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि इफ़ समथिंग इज़ इन राइटिंग इट मस्ट बी प्रूव्ड इन राइटिंग। तो इस टाइप से ओरल एविडेंस आप कंटेंट का नहीं दे सकते, बस हाँ अगर डेट नहीं है तो कब साइन हुआ इसका दे सकते हैं। इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन ए कि एक्नॉलेजमेंट कब कब माना जाएगा, ये इससे बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो ये सारी कंडीशंस आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीगेसी। इसका कई बार सेक्शन नंबर आता है। कंटेंट इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है, सेक्शन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट एक बार आप देख लीजिएगा। सेक्शन 20 भी 18 और 19 का ही एक तरीके से और एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं आप। इसको भी एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन 21 में सेक्शन नंबर इम्पॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट। मान लीजिए कोई न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट ऐड हुआ, तो उसको कब से ऐड हुआ माना जाएगा? तो कब से माना जाएगा? जब उसे पार्टी बनाया गया है तब। पर यहाँ पर एक प्रोवाइज़ो है कि जब कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है वो नहीं इंक्लूड हो पाया, जो मिस्टेक थी वो गुड फेथ में थी, तो क्या किया जा सकता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को तब माना जा सकता है केस में जब कोई पुरानी डेट से उनको माना जा सकता है केस में। वैसे तो जनरली कब माना जाता है? जिस दिन उनको ऐड किया उस दिन। पर ऐसा कुछ है कि गुड फेथ के कारण प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम रह गया या गलत नाम लिखा गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो बैक डेट से भी माना जा सकता है। कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स, इसमें भी सेक्शन नंबर बस ध्यान रखिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई ऐसा कंटिन्यू ब्रीच चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का या टॉर्ट का, तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से शुरू होगा? हर उस मोमेंट से शुरू होगा जब वो कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन 24 से बस इतना आता है कि किस किस कैलेंडर के रेफरेंस से पीरियड कैलकुलेट होता है, तो बस उतना ध्यान रखिएगा आप।
ऐसे हमारा पार्ट 3 भी ख़त्म होता है। अब इसके बाद ये जो पूरा पार्ट 4 है, एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजेशन, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बेसिकली 20 और 30 ईयर्स की जो टाइम लिमिट होती है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि गवर्नमेंट के लिए जो टाइम लिमिट है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को लेके वो 30 ईयर्स है, और नॉर्मल को लेके 20 ईयर्स है। ईजमेंट्री राइट्स हम सब ने पढ़े हैं, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस हाँ, प्री में जनरली जो आता है वो सिर्फ ये आता है कि जो टाइम होता है गवर्नमेंट के लिए 30 ईयर्स है, नॉर्मल के लिए 20 ईयर्स है। 27 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि जो लिमिटेशन है वो रेमेडी ख़त्म करता है लेकिन राइट ख़त्म नहीं करता। बट सेक्शन 27 इज़ एन एक्सेप्शन। सेक्शन 27 राइट भी ख़त्म कर देता है, इसलिए ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें आगे, पार्ट 5 विच इज़ मिसलेनियस, इसमें तो देखिए 28, 29 उतना ज़रूरी नहीं है, 30, 31 नहीं, चलिए इसमें कुछ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम आ जाते हैं शेड्यूल पे। शेड्यूल भी बहुत ज़रूरी होता है। अब शेड्यूल से हम बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ही देखेंगे। तो चलिए ये बात समझ लेते हैं एक तो, कि जो सेक्शंस हैं वो बताते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे कंप्यूट करना है, और शेड्यूल बताता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसके बाद हम ये जो पढ़ेंगे इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं, और जो हमने ऊपर पढ़े थे उन्हें हम सेक्शंस कहते हैं। जनरली जो होता है वो 3 साल का पीरियड होता है। ये मैं आपको बोल दे रही हूँ कि जब कुछ ना समझ में आए पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो 3 इयर्स लगा दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली केसेस में 3 इयर्स होता है। ये तब की बात कर रही हूँ मैं जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बाकी तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट तो कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से डिस्कस करेंगे। थोड़ा बस ये ध्यान रख लीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट नहीं भी है उनमें थोड़ा पार्टीशन ध्यान रख लीजिएगा। जैसे जो अकाउंट से रिलेटेड है पार्ट 1, उसमें सब में 3 इयर्स का टाइम है। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है आगे देखिए उसमें सब में 3 इयर्स का टाइम पीरियड चल रहा है। ये देखिए, तो आपको क्या, जब हेड पता चल जाएगा ना तो उस हेड से कुछ आता भी है तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ठीक है पढ़ा था, अकाउंट्स वाले हेड में सबका टाइम लिमिट 3 इयर्स है। देखिए जैसे 52 इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरियर्स ऑफ रेंट है, उसको रिकवर करने का टाइम पीरियड क्या होता है, 3 साल का होता है, व्हेन द अरियर्स बिकम ड्यू। उसके बाद ये आपका 54 इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या टाइम पीरियड होता है, उसका भी 3 इयर्स होता है। इसके बाद ये 59 और 60 थोड़ा देख लीजिएगा, कि टू कैंसिल और सेट असाइड एन इंस्ट्रूमेंट टू डिक्री और फॉर द रेसिशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, उसका टाइम पीरियड भी 3 इयर्स होता है। और टू सेट असाइड ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय द गार्जियन ऑफ ए वार्ड, तो देखिए इसमें टाइम पीरियड नहीं बदला है, सब 3 इयर्स ही है, बट इसको हम लोग आर्टिकल नंबर की दृष्टि से याद रखें तो अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन 61 से देखिए, सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें मॉर्गेजर वाली बात है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लेके। तो आर्टिकल 61 से लेकर तो 65 तक ज़रूर पढ़ लें, 61 से 65, तो 61 से 65 हो गया। देन 67 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन शॉर्ट जो ये आपका पार्ट 5 है, सूट्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका पूरा ही ये जो पार्ट है 61 से 67 ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 73, 74, 75 इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए कंपनसेशन 1 ईयर, ये ध्यान रखिएगा कब से 1 ईयर कैलकुलेट होगा, व्हेन द इम्प्रिजनमेंट एंड्स। इसके बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन 1 ईयर, कंपनसेशन फॉर लिबल 1 ईयर, स्लेंडर 1 ईयर। तो 73 से 76 इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद ये 90 आपका इम्पॉर्टेंट है, फॉर कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय एन इंजंक्शन रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड, 3 इयर्स का पीरियड है। इसके बाद 97 पे आ जाइए। 97 टू इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, कितना टाइम, 1 ईयर का।
इसके बाद सीधे ये सब स्किप करते हुए आ जाइए सेक्शन आर्टिकल 112 और 113 पर। 112 में क्या दिया हुआ है, कोई भी सूट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो 30 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है उसके लिए। और 113 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसमें ये दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी सूट के लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल का होगा। इसके बाद जो 114 से है, ये जो सेकंड डिवीज़न है, ये जो 114 से लेके तो 137, ये सब एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें एक आध बीच में 1-2 सेक्शन छोड़ के सभी में कोई ना कोई बात ज़रूरी हो जाती है, तो अब मैं 2-3 सेक्शन हटवाऊँ, इससे बेटर है आप एक बार पूरा ही गो थ्रू कर लें। आर्टिकल 114 से 137 तक सारा एक बार गो थ्रू कर लें। इसमें क्या है, आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो टाइम पीरियड है वो इम्पॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट लिमिटेशन एक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। वहाँ पर भी हम MPGK वगैरह को लेके अपडेट्स करते रहते हैं, और बाकी जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसकी भी अपडेट्स रहती है। साथ ही साथ हमारा चैनल भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। इट विल हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जामिनेशंस। Thank you so much.